जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरह से आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि हमने पहले चौथे लेक्चर में पढ़ाया था राजपूत वंश या राजपूत काल, तो उसमें हमने बताया था आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जिनमें से हमने एक पक्ष को पढ़ लिया था, पाल वंश को, और दो पक्ष बचे थे, तो दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा राजपूत वंश। तो आज उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट है जो छोटे छोटे वंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा राजवंश जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राजपूत वंश, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग अगर नोट्स ना बनाते हो तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो केवल पढ़ के छोड़ देंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे आप। तो आप नोट्स बना कर पढ़िए ताकि फिर एग्ज़ाम के टाइम आप दोहरा सकें, उसे पढ़ सकें, और नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने से। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग अच्छे से पढ़ें, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आप लोग कमेंट बहुत कम ही करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। जो समझ में ना आए या आवाज़ साफ ना आए या कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, हम लोग कमेंट देखेंगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए, और सबसे ज़रूरी है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और आप लोग वीडियो जो है शुरू से 2-3 मिनट देखने के बाद छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करिए, आप अंत तक देखिए, आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग जब बीच से देखते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो शुरू से अंत तक देखिए, तो आपका एक टॉपिक खत्म होगा जब, तो आपको समझ में आएगा हाँ हमने कुछ मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा है। और अगर आप थोड़ी सी बीच से पढ़ के उसके बाद छोड़ देंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम एक टॉपिक, एक वीडियो में एक टॉपिक हम हमेशा चाहते हैं कि क्लियर करें, और क्लियर करते हैं। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक देखा करिए, फिर जब एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो आप लोग लगे हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ आज सीखा। तो ऐसा ना करिए, आप लोग पूरा पढ़िएगा, उसके बाद फिर समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कमेंट करिए, और जिस तरीके से हम लोग मेहनत करके पढ़ाते हैं उसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करके पढ़िए, नोट्स बनाइए, उससे मेहनत करिए। जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट करिए। तो उसके बाद फिर अगर समस्या होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ भेज सकते हैं, तो हम लोग उसको देखेंगे तो फिर रिप्लाई देंगे। चलिए ठीक है, आइए पढ़ाते हैं हम लोग। आप देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद फिर राजपूत वंश पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो हम लोग शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश से। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल का जो क्रम है, कैसे कैसे शासक किसके बाद किसने शासन किया गुर्जर प्रतिहार वंश में, पहले क्रम को जान लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखते हैं क्रम को। नागभट्ट प्रथम, उसके बाद फिर नागभट्ट प्रथम, उसके बाद फिर वत्सराज, फिर उसके बाद है नागभट्ट, नागभट्ट के बाद फिर है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, फिर नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, उसके बाद अंतिम है महिपाल प्रथम। ये शासन करने का क्रम है, पहले नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर मिहिर भोज, फिर उसके बाद महेंद्रपाल, फिर उसके बाद महिपाल। ये हमने शासन करने का क्रम बताया। तो ये पहले थे, ये अंतिम थे, ये पहले थे, ये अंतिम थे, ये शासन करने का क्रम है। पहले नागभट्ट प्रथम, उसके बाद वत्सराज, फिर नागभट्ट, फिर मिहिर भोज, फिर महेंद्रपाल, फिर उसके बाद महिपाल। तो ये प्रथम थे, ये अंतिम थे, ये शासन करने का क्रम है। तो हमने चौथे लेक्चर में यह भी बताया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन करने का स्थान क्षेत्र कहाँ रहा है। एक बार फिर हम आपको मैप में बता दें, और मैप में ये भी बता दें कि हमने क्या कहाँ दिखाने की कोशिश की है, हमने मैप क्यों बनाया है। तो आओ बताते हैं, देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर है, इसे छोड़ दो। ये माउंट आबू है, अभी आगे पढ़ाएंगे माउंट आबू क्या है। माउंट आबू में जो जैन का दिलवाड़ा मंदिर है उसमें है, तो राजकोट में पढ़ाएंगे।
ये ग्वालियर है, ये परमार है, ये चंदेल है, ये एलेरा है, और ये मानखेत है, ये चालुक्य, चोल, चेर, ये सब वंश थे। जैसे चोल, चेर, चालुक्य ये सब वंश थे। इसके बाद ये कन्नौज, जिसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, और ये गंगा है, ये यमुना है। तो इतना हमने ये दिखाने की कोशिश की है। जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि आप लोग ये जानते रहेंगे कि कहाँ कहाँ है, मैप में ये चीज़ें कहाँ है, इसलिए हम बताते रहते हैं। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थान क्षेत्र कहाँ रहा है, राजपूत का कहाँ रहा है, और उसके बाद पाल वंश का कहाँ रहा है। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये थे पूरा, ये जितना क्षेत्र हमने अभी बनाया, जितना भी हमने ये क्षेत्र बनाया, ये पूरा गुर्जर प्रतिहार का था। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो अभी हमने बनाया, ये राजपूत। क्या है? राजपूत। राजपूत। भोपाल वंश ये है, हमने पहले बताया था, ये क्षेत्र, ये पाल वंश। ये जितना क्षेत्र बनाया ये पाल वंश थे यहाँ पे, और ये जो है ये अभी जो बनाया राजपूत, और ये जो है ये गुर्जर प्रतिहार। तो हम लोगों ने पाल वंश पढ़ लिया था, अब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर राजपूत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, ये आपको हमने बता दिया इनका स्थान क्षेत्र कहाँ था, इन वंशों का। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश, जो दूसरा पक्ष था, 3 पक्ष था, तो हमने पहले चौथे लेक्चर में सब बताया था। तो आइए देखते हैं फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन करने का क्रम ये था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट, मिहिर भोज, महेंद्रपाल और महिपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को अब देखते हैं स्थापना किसने की। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। और ये संस्थापक रहे हैं नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना संस्थापक रहे हैं नागभट्ट प्रथम। लेकिन वास्तविक माना जाए कि वास्तविक किसने की, तो वास्तविक वत्सराज है, ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक। पॉइंट है, उस पॉइंट को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया, शासन करने के क्रम को बताया कि किसने कैसे कैसे हो शासन किया, किसने इसके संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन रहे हैं और संस्थापक कौन रहे, ये भी बताया। तो अब इनके पॉइंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर राजपूत वंश की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं, आइए। जो वत्सराज थे, वत्सराज, ये जो वत्सराज थे, इन्होंने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश में जो वत्सराज थे, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। हमने बताया था चौथे लेक्चर में कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज ने की थी। और इसके पहले जो नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, इनके समय में जब अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण, जब नागभट्ट प्रथम के समय में अरबों का आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने अरबों को असफल कर दिया था। वो लोग आक्रमण तो किए लेकिन सफल नहीं हो पाए, भारत में आ नहीं सके। उस टाइम नागभट्ट प्रथम थे वहाँ के शासक इस क्षेत्र के, तो अरबों का आक्रमण हुआ था, इन्होंने असफल कर दिया था। वत्सराज ने क्या किया था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा है कन्नौज के लिए, वत्सराज ने शुरुआत की थी। तो और आइए देखते हैं,
अब हमने चार वंश आपको बताया था, चार वंश के बारे में बताया था, जैसे अग्निवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश और ऋषिवंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये अग्निवंश के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे अग्निवंश के थे, अग्निकुल के थे। गुर्जर प्रतिहार वंश कौन से वंश थे? अग्निवंश के या अग्निकुल के थे ये लोग। गुर्जर प्रतिहार वंश अग्निवंश के, चार वंशों में से ये अग्निवंश के थे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि चार वंश है, चारों में किसमें 10 है, किसमें 4 है, किसमें 12 है, पूरा अध्ययन करवाया था आप लोगों को, पूरा विस्तृत अध्ययन। तो अब इतना जानिए कि अग्निवंश के थे, अग्निकुल के थे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया था कि गुर्जर प्रतिहार वंश किस वंश के थे, तो अग्निवंश के या अग्निकुल के। और बताएं आपको ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण, राम के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे उनका वंशज माना जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश को राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माना जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में ऐसा बताया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश थे और राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे, उनके खानदान के, उनके वंश के थे, ऐसा ग्वालियर प्रशस्ति में बताया जाता है। और ग्वालियर प्रशस्ति में इनको म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है, म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक। ग्वालियर प्रशस्ति में ही, इसी ग्वालियर प्रशस्ति में ही इनको राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज बताया गया। और इसी में यह भी बताया गया कि इनको म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है, म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा कि इनको राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति में ही लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं और म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है। ये चीज, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। अब आइए और देखते हैं आगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में ही, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में ही बगदाद निवासी, बगदाद निवासी, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में ही बगदाद निवासी अल-मसूदी, क्या अल-मसूदी, उसका क्या नाम था? अल-मसूदी नाम था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में ही बगदाद का निवासी अल-मसूदी भारत आया, भारत आया। इसने गुजरात की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की थी? गुजरात की। और ये गुजरात जो है आप लोग देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के क्षेत्र में आता है। जो गुजरात है ये पूरा गुजरात है, ये वाला क्षेत्र, ये सब जो है इतना पूरा गुजरात है, ये सब पूरा क्षेत्र गुजरात है। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये गुजरात के क्षेत्र में भी आता है। तो अब बगदाद निवासी जब अल-मसूदी भारत आया तो उसने जब गुजरात की यात्रा की तो गुर्जर प्रतिहार वंश को इसने अल-जुजूर कहा। जो इनके राज्य थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राज्य है, गुर्जर प्रतिहार वंश के राज्य, इनके राज्य को तो इसने गुजरात की यात्रा की। बगदाद निवासी अल-मसूदी जब भारत आया, उसने जब गुजरात की यात्रा की तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राज्य थे, जो गुर्जर प्रतिहार पूरा स्थान क्षेत्र था, उसको क्या कहा? कहा अल-जुजूर, अल-जुजूर कहा।
गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में जब बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया तो उसने गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थान क्षेत्र को, जो शासन करने का क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहार वंश को, उसने अल जुजूर कहा। किसने कहा? बगदाद निवासी। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में भारत में कौन सा व्यक्ति आया था, तो वह था अल मसूदी। उसने गुर्जर प्रतिहार वंश को जो क्षेत्र थे उसको क्या कहा? अल जुजूर कहा। उसके राज्य को, उसके क्षेत्र को अल जुजूर कहा। बगदाद निवासी था, अल मसूदी नाम था उसका। आइए उसके आगे देखते हैं। नौ सौ तिरसठ ईस्वी में 963 ईस्वी में राजपूत राजा कृष्ण तृतीय, राजपूत राजा, ये जो पूरा इधर क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र है, राजपूत का क्षेत्र है। तो 963 ईस्वी में राजपूत राजा कृष्ण तृतीय, कौन? कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार वंश या प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था। 963 में राजपूत राजा कृष्ण तृतीय ने परास्त कर दिया था गुर्जर प्रतिहार शासक को। नौ सौ तिरसठ ईस्वी में राजपूत राजा कृष्ण तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया था। 963 में कृष्ण तृतीय। तो ऐसे धीरे धीरे फिर ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो लोग, ये कृष्ण तृतीय जो राजपूत राजा था इतना शक्तिशाली था कि इनको परास्त कर दिया था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को। किसने किया था? कृष्ण तृतीय ने। तो अब ये पॉइंट थे गुर्जर प्रतिहार वंश, हमने जो बताया आपको, इसके क्षेत्र को बताया, इसमें जो पॉइंट थे, जो क्वेश्चन आते जो इम्पोर्टेंट थे, हमने वो राजपूत अब बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार हमने पूरा बता दिया है क्या है, कैसे था, कहाँ कहाँ का स्थान क्षेत्र था, इनमें क्या पॉइंट थे, कौन विदेशी यात्रा की, कौन इसके संस्थापक रहे हैं, कौन वास्तविक संस्थापक रहे हैं, इन सबको बताया। अगर समझना है तो एक बार वीडियो दोबारा पढ़ लेना, 2 बार 3 बार पढ़ोगे समझ में सब आ जाएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं तो हम जो बोलते रहते हैं उस पर ध्यान दिया करिए। तो ये चीज़ें ध्यान दिया करिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम या कोई और पढ़ा रहा हो तो हम कुछ बोल देते हैं और कुछ लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक पे ध्यान दिया करो। हम लोग भी ध्यान देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं हो पाएगी, ध्यान देते रहते हैं। तो अगर चीज़ें जब न समझ में आए कि हमने क्या लिखा है, तो जो बोर्ड है उस पर ध्यान दिया करो। माउंट आबू, ये है माउंट आबू। तो अब आइए पढ़ते हैं आगे राजपूत, तीसरा पक्ष जो था राजपूत वंश के बारे में। राजपूत वंश, तो राजपूत वंश जो है ये था, ये पूरा क्षेत्र है राजपूत वंश का, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र राजपूत वंश के अंतर्गत आता है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला जो हमने बनाया, ये पूरा राजपूत वंश के क्षेत्र को। अब इनके पहले शासन करने के क्रम को जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दंतीदुर्ग, उसके बाद कृष्ण प्रथम, ध्रुव, दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव तृतीय, ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय, दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय,
कृष्णद्युति, इंद्र तृतीय, और किरण तृतीय। देखिए अब इनके शासन करने का क्रम, दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, उसके बाद इंद्र तृतीय, उसके बाद कृष्ण तृतीय। तो अब देखते हैं सबसे जो संस्थापक कौन रहे हैं, दंती दुर्ग। राजपूत वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग संस्थापक रहे, संस्थापक रहे। राजपूत वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, दंती दुर्ग। और उसके बाद लास्ट जो संस्थापक कौन है, कृष्ण तृतीय। ये अंतिम थे, ये अंतिम है। और संस्थापक कौन, संस्थापक या प्रथम दंती दुर्ग। दंती दुर्ग पहले शासक रहे हैं या इन्होंने संस्थापक हैं इसके, जो इसकी स्थापना की थी राजपूत वंश की। और अंतिम शासक कौन रहे हैं, कृष्ण तृतीय। तो अंतिम शासक कृष्ण तृतीय रहे हैं, जबकि संस्थापक या प्रथम शासक दंती दुर्ग रहे हैं। तो अब इनके बारे में जो पॉइंट है पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये छोटे छोटे वंश है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर हमारा ये राजपूत वंश खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम इनके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। दंती दुर्ग ने सोलापुर के निकट, आधुनिक सोलापुर के निकट, दंती दुर्ग ने आधुनिक सोलापुर के निकट, दंती दुर्ग ने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ा नाम से जाना जाता है। दंती दुर्ग ने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ा को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया, राजधानी। आधुनिक सोलापुर के निकट मानखेत या मानखेड़ा जो है उसको राजधानी बनाया किसने, दंती दुर्ग ने। तो यहाँ हम दिखाएंगे आपको, ये है मानखेत, ये देखिए ये है मानखेत। तो इसको अपनी राजधानी, ये राजपूत के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्र था, राजपूत जो क्षेत्र था, राजपूत वंशों का जो क्षेत्र था उसमें यह था मानखेत। तो इसको राजधानी किसने बनाया था, दंती दुर्ग ने। ये कहाँ है, आधुनिक सोलापुर के निकट। जो आधुनिक मतलब इस समय सोलापुर जो है, इस समय जो सोलापुर है उसी के निकट था। मानखेत या मालखेड़ा भी इसे कहा जाता है। तो दंती दुर्ग ने उसको अपनी राजधानी बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष जो राजपूत वंश के शासक रहे हैं, इसमें अगर पूछा कि राजपूत वंश दो शक्तिशाली शासक, तो आइए देखते हैं कौन कौन थे। अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय। राजपूत वंश के जो दो शक्तिशाली शासक रहे, अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय। तो अमोघ वर्ष के शासनकाल में, जो ये अमोघ वंश है, इनके शासनकाल में जब अमोघ वर्ष शासन काल चल रहा था, जब ये शासक थे, तो अरब यात्री कौन, अरब यात्री अमोघ वर्ष जो थे, जब उनका शासन काल चल रहा था, तो अरब यात्री सुलेमान, उसका क्या नाम था, सुलेमान। जब अमोघ वर्ष शासन करते, उनका शासन काल चल रहा था, तो उस टाइम अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब अमोघ वर्ष का शासन काल चल रहा था, तो उस समय भारत यात्रा किसने की थी, तो सुलेमान। किसने की, सुलेमान। जबकि बगदाद के निवासी अल-मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन काल में आया था। जबकि राजपूत में कौन आया था, अरब यात्री सुलेमान। और ये दोनों अमोघ वर्ष और इंद्र तृतीय, ये दो शक्तिशाली शासक रहे हैं राजपूत वंश के। तो आइए वो देखते हैं।
राजपूत वंश के जो शासक रहे हैं, राजपूत वंश के जो शासक रहे हैं, इन्होंने कला और साहित्य का बहुत ही प्रचलित करने की कोशिश की, उसका संरक्षक रहे हैं कि कला और साहित्य समाप्त ना हो। जैसे कला और साहित्य, कला और साहित्य जब राजपूत वंश के शासक हैं, उन्होंने कला और साहित्य के संरक्षक रहे हैं। क्या? कला और साहित्य के संरक्षक। कला और साहित्य के संरक्षक रहे हैं। राजपूत वंश के जितने शासक रहे, उन्होंने कला और साहित्य पर विशेष ध्यान दिया, इनके संरक्षक रहे हैं। तो अब देखिए, अब जैसे जानते हैं कि ये जो राजपूत वंश हमने बताया, ये पूरा क्षेत्र था राजपूत वंश का। तो इसमें ये कर्नाटक भी आता है, यहाँ कर्नाटक, यहाँ कर्नाटक। अब कर्नाटक जब ये है, जब ये कर्नाटक राज्य है, तो कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। क्या भाषा बोली जाती है? कन्नड़। राजपूत वंश के क्षेत्र में कर्नाटक आता है, तो कर्नाटक राज्य है, तो आधुनिक में कर्नाटक ही राज्य है। इसकी राजधानी बंगलौर है कर्नाटक की। तो ये कन्नड़ है, इसमें कर्नाटक जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो जब कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ साहित्य में राजपूत वंश के ही शासनकाल में कन्नड़ साहित्य में, कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न, कन्नड़ साहित्य में रचना की है त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न की रचना की है। अब ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला पम, दूसरा पोन और रन। ये तीन त्रिरत्न रहे हैं, पम, पोन और रन। और अब देखिए, जब ये कन्नड़ साहित्य त्रिरत्न पम, पोन और रन रहे हैं, तो प्रथम दो पम और पोन, इसके संरक्षक कृष्ण तृतीय रहे। प्रथम दो मतलब पम और पोन के संरक्षक कौन रहे? कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। पंप और पोन के संरक्षक कौन रहे हैं? कृष्ण तृतीय। हालांकि राजपूत वंश के जो कला और साहित्य या कन्नड़ साहित्य के संरक्षक रहे हैं राजपूत वंश के सभी लोग, लेकिन अगर देखा जाए कृष्ण तृतीय पंप और पोन दो के संरक्षक रहे हैं। कृष्ण तृतीय पंप और पोन पे इन्होंने विशेष ध्यान दिया, संरक्षक रहे हैं। और ये वही कृष्ण तृतीय हैं, ये वही कृष्ण तृतीय हैं जो 963 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त किया था, पराजित किया था। कौन? कृष्ण तृतीय। ये वही कृष्ण तृतीय है। तो ये देखते हैं और उसके बारे में आगे क्या है। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम और कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ये है एलोरा, ये है एलोरा। एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो एलोरा का ये प्रसिद्ध मंदिर है, ये किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा को मंदिर को बनवाया था। एलोरा कहाँ? एलोरा ये एलोरा। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का मंदिर जो प्रसिद्ध है, कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम। अगर पूछा जाए एलोरा का मंदिर किसने बनवाया था, तो कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कौन से? 9वीं सदी में, 9वीं सदी में, 9वीं सदी। तो एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कृष्ण प्रथम ने 9वीं सदी में बनवाया था। और ये एलोरा का जो ये मंदिर है, ये शिव मंदिर है। एलोरा का जो मंदिर है, शिव मंदिर। तो एलोरा का शिव मंदिर है, ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया था? 9वीं सदी में। और राजपूत वंश के बारे में इतना जितना पॉइंट हमने बताया, इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं।
जितना ही जो पॉइंट थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जो पढ़ने लायक थे, जो फैक्ट थे, हमने उसको छांट के रखा और हमने समझाने की, बताने की कोशिश की है। तो राजपूत वंश में जितने थे, गुर्जर प्रतिहार वंश में जितने थे, उसको बता दिए। अब कुछ छोटे छोटे जो हैं अब उनको बताइए, छोटे छोटे वंश हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, छोटे छोटे वंश हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इस तरह से हमारा राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले चौहान वंश। चौहान वंश से शुरुआत करते हैं। चौहान वंश के जो संस्थापक रहे, चौहान वंश के संस्थापक रहे वासुदेव कहेंगे चौहान भी बोला जाता है। तो संस्थापक कौन है? वासुदेव। राजधानी कहाँ थी? अहिसल। पहले अहिसल थी, पहले राजधानी अहिसल थी, बाद में अजमेर किया, इन्होंने परिवर्तन करके अजमेर किया। तो इनके जो राजकवि थे, कवि सोमदेव, राजकवि जो थे सोमदेव, ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। कौन? सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसके अंतिम शासक। पृथ्वीराज विजय के लेखक रहे हैं जमानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन रहे हैं? जमानक। जबकि चंद्रवरदाई, जैसे इनके जो दरबारी कवि थे चौहान वंश में ही, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जबकि जमानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। तो ये दोनों में अंतर है, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई थे, जबकि विजय के जमानत थे। तो ये थे चौहान वंश, जो छोटे से वंश जो ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं था, हमने उनको बताया। अब आगे बढ़ते हैं चंदेल वंश। तो इनके संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक जो रहे हैं नन्नुक रहे हैं। इनकी राजधानी खजुराहो में थी। इन्होंने अपना राजधानी जो था वो खजुराहो में बनाया, खजुराहो अपनी राजधानी बनाया। खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है, चंदेल वंश के राजा ने ही बनवाया था। इनके शासन काल में ही खजुराहो का विष्णु मंदिर बना था, जो प्रसिद्ध है खजुराहो का विष्णु मंदिर, वो चंदेल वंश के शासक द्वारा ही बनवाया गया था। तो अब आइए पढ़ते हैं चालुक्य वंश या सोलंकी वंश। चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, दोनों एक ही बात है। तो इनके जो संस्थापक हैं मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम रहे हैं इनके संस्थापक। इनकी राजधानी अनिलवाद थी। अनिलवाद इनकी राजधानी रही है। और चालुक्य या सोलंकी वंश के शासनकाल में ही माउंट आबू में जैन का दिलवाला मंदिर है। जैन का ये जो है, ये जैन का जो दिलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू में जैन का दिलवाड़ा मंदिर है, चालुक्य या सोलंकी वंश के शासनकाल में ही बनवाया गया था। और उसके बाद जो मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये भी चालुक्य या सोलंकी वंश के शासनकाल में ही बनवाया गया था। तो चालुक्य या सोलंकी वंश के शासनकाल में दो मंदिर बनवाया गया था, एक माउंट आबू में जो जैन का दिलवाड़ा मंदिर है, दूसरा जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वो चंदेल वंश या सोलंकी वंश के शासनकाल में ही बनवाया गया था इनके द्वारा। अब आइए पढ़ते हैं परमार वंश। तो इनके संस्थापक रहे उपेंद्र राज या कृष्णराज। अगर ऑप्शन में उपेंद्र राज नहीं है तो कृष्णराज है, तो कृष्णराज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमार वंश के जो संस्थापक रहे हैं उपेंद्र राज या कृष्णराज। इनकी राजधानी धार नगरी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? धार नगरी थी। इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं परमार वंश के, राजा भोज, ये जो है राजा भोज प्रमुख शासक रहे हैं। परमार वंश के प्रमुख शासक कौन रहे हैं? राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है। राजा भोज को किस नाम से जाना जाता है? कविराज। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजा भोज को और किस नाम से जाना जाता है, तो कविराज के नाम से जाना जाता है, कविराज। तो राजा भोज ने आयुर्वेद, गणित, व्याकरण में योगदान दिया था। इस क्षेत्र में भी इन्होंने योगदान दिया था। इसमें आयुर्वेद में, गणित में, व्याकरण में, इनमें भी राजा भोज ने या कविराज ने योगदान दिया था। इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था धार नगरी में संस्कृत विद्यालय और संस्कृत मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? धार नगरी में संस्कृत विद्यालय और संस्कृत मंदिर का निर्माण करवाया था। और राजा भोज जो थे, भोजपुर अपने नाम पर ही भोजपुर एक नगर बसाया था। राजा भोज ने अपने नाम पर ही भोजपुर एक नगर बसाया था।
तो ये थे परमार वंश के बारे में। अब आइए पढ़ते हैं गढ़वाल वंश या राठौर वंश। गढ़वाल वंश या राठौर वंश एक ही बात है। तो देखते हैं इसके संस्थापक चंद्रदेव रहे हैं। गढ़वाल वंश या राठौर वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो चंद्रदेव रहे हैं। इनके बारे में केवल एक ही पॉइंट है, एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत ये खास नहीं है। राठौर वंश या गढ़वाल वंश, इनसे ये है कि इनके संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। तो ये छोटे छोटे जो वंश थे हमने बताया आपको इनके बारे में, और जो त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी बताई। इनके बारे में जो पढ़ने लायक था, जो फैक्ट था, जो जरूरी था और जो पढ़ने लायक है उनको हमने बताया। अब इस तरह से हमारा राजपूत वंश समाप्त होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। और जो अगला लेक्चर हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, जो मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। तो हमारा राजपूत वंश अब ये समाप्त हो गया। आप लोग पढ़िए, जो समझ में ना आए कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आप ये काम करिए कि नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बना के पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। जो समझ में ना आए, जो बातें ना समझ में आए, एक बार ना समझ में आए तो साथ आप दोबारा वीडियो देखिए। अगर उसके बाद समझ नहीं आता है आप कमेंट करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए या हमारे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, हम लोग जरूर देखेंगे और उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो हम लोग अगला जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। तो ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और नोट्स वगैरह बनाएंगे। तो फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और जल्द ही मिलेंगे दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल को लेकर, और उसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।